नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि भारत का भूगोल मतलब इसमें इतनी ज्यादा विविधता क्यों है? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं दूर दूर तक फैले मैदान। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं शानदार हस्तलिखित नोट्स के जरिए एक सफर पर चलेंगे और इस कमाल की धरती के हर एक राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम भारत की बिल्कुल बेसिक बातें जानेंगे। उसके बाद हम इसकी पुरानी चट्टानों की कहानी में उतरेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ के पहाड़ इतने ताकतवर क्यों हैं, मैदान इतने उपजाऊ कैसे बने, और आखिर में हम इसके खूबसूरत तटों और द्वीपों की सैर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, भारत का परिचय। मतलब दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ, कितना बड़ा है और इसकी सीमाएं कहाँ-कहाँ तक हैं। अब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आंकड़े नहीं हैं। इनका मतलब बहुत गहरा है। इनसे पता चलता है कि भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और यही चीज यहाँ के मौसम पर बहुत बड़ा असर डालती है। और हाँ, इसका जो पूर्व से पश्चिम तक का फैलाव है, इसी वजह से तो देश के एक कोने में सूरज दूसरे कोने से लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है ना कमाल की बात। जरा सोचिए, आप भारत के चारों कोनों पर खड़े हैं। एक तरफ उत्तर में लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां और फिर बिल्कुल दक्षिण में ग्रेट निकोबार का ट्रॉपिकल इंदिरा पॉइंट। मतलब एक ही देश में कितनी अलग अलग दुनियाएं हैं। बस यहीं से देश की जबरदस्त विविधता की एक झलक मिल जाती है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा, ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है। अगर इसे दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया की जमीन का लगभग 2.5% हिस्सा अकेले भारत के पास है। और ये देखिए, इस मैप से साफ पता चलता है कि भारत उत्तर से दक्षिण तक ज्यादा लंबा है, लगभग 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई थोड़ी कम है। अब इस दूरी का मतलब समझिए। जब कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करता है ना, तो वो सिर्फ दूरी तय नहीं कर रहा होता, वो अलग अलग मौसम, अलग अलग नज़ारे और बिल्कुल ही अलग अलग कल्चर से गुजरता है। भारत की जमीनी सरहदें देखिए 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं, जो हमें कई पड़ोसियों से जोड़ती हैं। पर इसकी जो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है, यानी तटरेखा, वो भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, सदियों से यही तो व्यापार और कल्चर के आने जाने का एक बड़ा दरवाजा रही है। अच्छा, भारत की पहचान सिर्फ इसकी जमीनी सीमाओं से नहीं है। कुछ बहुत जरूरी ज्योग्राफिकल लाइनें भी हैं, जैसे कर्क रेखा। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, और इसका सीधा असर यहाँ के क्लाइमेट जोन्स पर पड़ता है। और दूसरी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन। ये पक्का करती है कि इतने बड़े देश में हर जगह एक ही समय हो। सोचिए कितना जरूरी है। तो भारत की सीमाओं को तो हमने समझ लिया। अब वक्त है थोड़ा गहराई में जाने का, जमीन के नीचे झांकने का। चलिए इसकी भूवैज्ञानिक नींव को देखते हैं, मतलब वो पुरानी चट्टानें जिन्होंने असल में इस जमीन को बनाया है। ये टेबल आप देखिए एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसा है। हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पुरानी आर्कियन चट्टानों से। ये प्रायद्वीप की बुनियाद हैं। फिर आती हैं धारवाड़ चट्टानें। इनमें लोहा, सोना जैसे कीमती मिनरल्स भरे पड़े हैं। और जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे जाते हैं, हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग दौर ने भारत को मिनरल्स की दौलत दी। और आखिर में पहुंचते हैं गोंडवाना चट्टानों पर, जहां से देश का लगभग सारा कोयला निकलता है। चलिए अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी पहचान की, हमारे शक्तिशाली हिमालय की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो एक ऐसी विशाल दीवार है जो भारत के मौसम, यहाँ की नदियों और यहाँ तक कि हमारे कल्चर को भी एक शक्ल देती है। तो सवाल ये है कि इतने ऊंचे पहाड़ बने कैसे? कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ने उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारना शुरू किया। सोचकर देखिए, जमीन के 2 इतने बड़े हिस्से आपस में टकरा रहे हैं। उनके बीच में जो टेथिस नाम का पुराना समंदर था, उसकी जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ा। वो मुड़ने लगी और ऊपर उठने लगी, और बस ऐसे ही बन गया हमारा हिमालय। और मजे की बात यह है कि ये टक्कर आज भी जारी है। इसीलिए तो हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये हमें हिमालय के अंदर की बनावट दिखा रहा है। इसमें जो फॉल्ट लाइंस दिख रही हैं, वो सिर्फ जमीन की दरारें नहीं हैं। ये वो जगह हैं जहां बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल हलचल होती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हिमालय एक जवान और लगातार बढ़ता हुआ पहाड़ है, और इसी वजह से ये इलाका भूकंप के लिहाज से इतना एक्टिव है।
देखिए, हिमालय कोई एक अकेली रेंज नहीं है, बल्कि ये एक के पीछे एक 4 पैरेलल रेंज हैं। सबसे बाहर हैं शिवालिक, जो सबसे नए और सबसे कम ऊंचाई वाले हैं। फिर आता है लेसर हिमालय, जहां हमारे सारे मशहूर हिल स्टेशन हैं, शिमला, मनाली। उसके भी पार हैं महान हिमालय यानी हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और सबसे आखिर में उत्तर की तरफ है ट्रांस हिमालय, जो एक ठंडा ऊंचा रेगिस्तान है। हिमालय को समझने का एक और नजरिया भी है, दक्षिण से उत्तर की बजाय पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये बंटवारा किया है बड़ी बड़ी नदियों ने। ये क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक हिस्सा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, इन सब का अपना अलग कल्चर, अपनी अलग वनस्पति और अपना अलग मौसम है। और इन सब पर इन ताकतवर नदियों का गहरा असर पड़ता है। अब हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी और गाद लेके बहती हैं। और लाखों सालों तक इसी गाद के जमा होने से पहाड़ों के ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ा, सपाट और बेहद उपजाऊ इलाका बन गया। इसी को हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। पर ये उत्तरी मैदान हर जगह एक जैसे नहीं है। जैसे जैसे हम पहाड़ों से दूर जाते हैं, हम 4 अलग अलग जोन से गुजरते हैं। सबसे पहले आता है भाभर। ये कंकड़ पत्थरों वाला इलाका है, जहां नदियां जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। फिर वही नदियां तराई के दलदली इलाके में वापस सतह पर आ जाती हैं। और इसके बाद आते हैं 2 तरह के मैदान। एक है बांगर, जो पुरानी मिट्टी वाला है, और दूसरा है खादर, जो नई और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी वाला है। और ये जो बांगर और खादर का फर्क है ना, ये खेती के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। खादर वाला इलाका जो नदियों के पास है, वहां हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत जम जाती है। बस इसी वजह से ये भारत के सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाकों में से एक है। चावल और गेहूं की फसल के लिए तो एकदम परफेक्ट। अब उत्तरी मैदानों से और दक्षिण की ओर चलें तो हम पहुंचते हैं भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से में, यानी प्रायद्वीपीय पठार। ये एक बहुत पुरानी और स्थिर जमीन है, जवान और हलचल से भरे हिमालय से बिल्कुल अलग, एकदम उल्टा। ये पठार कभी गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था। जहां एक तरफ हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, वहीं ये पठार करोड़ों सालों से एकदम स्थिर है। और इसी स्थिरता ने इसे भारत की जियोलॉजिकल रीढ़ की हड्डी बना दिया है। इस पठार के दोनों किनारों पर 2 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। देखिए, पश्चिमी घाट लगातार और ऊंचे हैं। ये अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे वहां जबरदस्त बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट कम ऊंचे और टूटे फूटे हैं, और उन्हीं के बीच से नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। बस यही फर्क दक्षिण भारत के बारिश के पैटर्न और नदियों के सिस्टम को तय करता है। अब यहां से हम चलते हैं पश्चिम की ओर, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में, थार का रेगिस्तान। ये एक मुश्किल पर बेहद खूबसूरत इलाका है। यहाँ जिंदगी ने कम बारिश और बहुत ज्यादा तापमान के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है। तो अब हमारा सफर हमें मेनलैंड के किनारों पर ले आया है। अब हम भारत की लंबी और अलग अलग तरह की कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर यहाँ से हम समुद्र में निकलेंगे, इसके दूर दराज के द्वीपों की तरफ। भारत के जो 2 समुद्री तट हैं, वो एक दूसरे की मिरर इमेज बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी तट वो काफ़ी संकरा है, और वहाँ कई मुहाने हैं जो नेचुरल पोर्ट्स यानी बंदरगाहों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहीं पूर्वी तट चौड़ा है, और वहाँ बड़े बड़े डेल्टा हैं जिन्हें महानदी और गोदावरी जैसी नदियों ने बनाया है, और इसी वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है। और आखिर में बात करते हैं भारत के द्वीपों की। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार हैं, वो असल में पानी में डूबे एक पहाड़ की चोटियां हैं, और ये ज्वालामुखी से बने हैं। वहीं अरब सागर में लक्षद्वीप बिल्कुल अलग हैं। वो कोरल आइलैंड हैं जिन्हें छोटे छोटे समुद्री जीवों ने बनाया है। ये एक बार फिर दिखाता है कि भारत की जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी कमाल की है।